Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science. Today we are going to start our daily current affairs session of 27th November, in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Jammu and Kashmir Roshni Act. तो हम जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट के बारे में जानेंगे. इट वॉज इनेक्टेड इन 2001. द लॉ सॉट टू रेगुलराइज अनऑथराइज लैंड. इसको इनेक्ट किया गया था 2001 पे. ये जो लॉ था उसका काम ये था कि वो रेगुलराइज करे अनऑथराइज लैंड को. The act envisaged the transfer of ownership right of the state land to its occupant, subject to the payment of a cost as determined by the government. ये जो एक्ट था वो बोल रहा था कि ट्रांसफर किया जाएगा ओनरशिप राइट जो है स्टेट लैंड का ऑक्यूपेंट को, लेकिन उनको पे करना होगा कुछ कॉस्ट जो कि डिटरमाइन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. The government said the revenue generated would be spent on commissioning hydroelectric power project, hence the name रोशनी. और गवर्नमेंट ने कहा कि जो रेवेन्यू इससे जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से उसको खर्च किया जाएगा कमीशन करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को, इसलिए इसका नाम रोशनी रखा गया. फर्दर दो अमेंडमेंट द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ओनरशिप राइट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू फार्मर ऑक्युपाइंग इट फॉर फ्री, चार्जिंग देम ओनली ₹100 पर कैनाल एज डॉक्यूमेंटेशन फ्री. उसके साथ साथ अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो ओनरशिप राइट है एग्रीकल्चरल लैंड का वो भी फार्मर को दे दिया जाएगा जो उसको ऑक्युपाई किया है फ्री में. सिर्फ उनको पे करना होगा ₹100 पर कैनाल के लिए एज ए डॉक्यूमेंटेशन फी के तौर पे. न्यूज में क्यों आया? The Jammu and Kashmir administration has published a list of Roshni Act beneficiary. The beneficiary include former minister and retired civil servant. तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अभी हाल ही में पब्लिश किया एक लिस्ट रोशनी एक्ट के बेनिफिशरीज का. इसमें जो बेनिफिशरीज है उसमें नाम है फॉर्मर मिनिस्टर एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट का भी. द लॉ वॉज डिक्लेयर नल एंड वॉइड रिसेंटली बाई दी गवर्नमेंट. और तो लॉ था उसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा. जेन्युइन सी बात है कि जब ये बेनिफिशरी फार्मर्स को बोल रहा है लैंड ट्रांसफर किया जाएगा, कॉमन पीपल जो उसको ऑक्युपाई किया उसको ट्रांसफर के लिए, इसमें मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट का नाम कैसे आया? मतलब इसमें कुछ तो गलत हुआ है, इस कारण इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. अब इसका बैकग्राउंड हम जान लें. देयर आर एलिगेशन रिलेटेड टू इरेगुलरिटीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट ऑल्सो नॉन एज रोशनी एक्ट विच हैज नाउ बीन डिक्लेयर नल एंड वॉइड. एलिगेशन लगा, आरोप लगा है इरेगुलरिटी को लेकर कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें काफी इरेगुलरिटीज थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट रोशनी एक्ट में. इसी कारण इसको डिक्लेयर किया गया है नल एंड वॉइड. वाई इट वॉज स्क्रैप? इसको क्यों स्क्रैप किया गया? इन 2009 द स्टेट विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन registered an FIR against several government officials for alleged criminal conspiracy to illegally possess and waste ownership of state land to occupants who did not satisfy criteria under the Roshni Act. 2009 में ही स्टेट विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर किया था एफआईआर अगेंस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल के खिलाफ कि उन्होंने एलिजिबली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके इलीगली प्रोसेस किया है और ओनरशिप दे दिया स्टेट लैंड को ऑक्यूपेंट को, जो कि नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं जो क्राइटेरिया था रोशनी एक्ट के अंडर. In 2014, a report by the Comptroller and Auditor General estimate that against the targeted ₹25,000 crore, only ₹26 crore has been realized from the transfer of encroachment land between 2007 and 2013, thus the defeating the purpose of legislation. 2014 का जो रिपोर्ट दिया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि जो टारगेट था ₹25,000 करोड़ का, उसमें सिर्फ 76 करोड़ रुपीज रियलाइज किया गया, ट्रांसफर किया गया इनक्रोच लैंड के लिए बिटवीन 2007 से 2013 के बीच में. इस कारण क्या हुआ, जो मेन पर्पस था इस लेजिस्लेशन को उसी को डिफीट कर दिया कि इससे जो रेवेन्यू आएगा तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कमीशन करने में यूज किया जाएगा, लेकिन रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ. The board blamed irregularities including arbitrary reduction in price fixed by the standing committee and said this was done to benefit politicians and affluent people. जो रिपोर्ट है वो ब्लेम करता है कि इसमें काफी रेगुलरिटीज था, आर्बिट्रली रिड्यूस किया गया था प्राइस को जो कि फिक्स किया गया था स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, और ये किस लिए किया गया था तो बेनिफिट करने के लिए कुछ सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियन को और एफ्लुएंट पीपल को, जिस कारण इस लॉ को जो लाया गया था जिस पर्पज के लिए वो डिफीट हो गया. इस कारण इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसैलिनाइजेशन ऑफ प्लांट. डिसैलिनाइजेशन प्लांट टर्न सॉल्टी वाटर इनटू वाटर दैट इज फिट टू ड्रिंक. डिसैलिनाइजेशन प्लांट जो होता है वो क्या करता है, सॉल्टी वाटर को वैसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है जो कि फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि हम सलाइन वाटर नहीं पी सकते. The most commonly used technology used for this purpose is reverse osmosis, where an external pressure is applied to the push solvent from an area of high source concentration to an area of low source concentration through a member. और जो सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी जो कि यूज किया जाता है डिसैलिनाइजेशन के लिए वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया जाता है पुश करने के लिए सॉल्वेंट को एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थे एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के तरफ एक मेम्ब्रेन के द्वारा. The microscopic pore in the membrane allow water molecule through but leave salt and most other impurities behind, releasing clean water from the other side.
जो माइक्रोस्कोपिक पोर होता है मेम्ब्रेन का, वो वाटर को तो एलो कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल को, लेकिन जो सॉल्ट और अदर इम्प्योरिटीज होते हैं बिहाइंड उसको अपने अंदर ही रख लेता है। इस कारण क्लीन वाटर रिलीज होता है दूसरे साइड से। दिस प्लांट आर मोस्टली सेटअप इन द एरिया दैट हैव एक्सेस टू सी वाटर। और जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट है उसको सेटअप किया जाता है ज्यादातर वैसे एरिया पे जहाँ पे आसानी से एक्सेस हो सके सी वाटर का। वाई न्यूज में क्यों आया? उद्धव ठाकरे क्लीन मुंबई फर्स्ट डिसैलिनाइजेशन प्लांट। द प्रोपोज प्लांट विच विल प्रोसेस 200 million लीटर ऑफ वाटर डेली इज बीइंग सेट अप टू ओवरकम द वाटर शॉर्टेज फैसिलिटी बाय मुंबई इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लियर कर दिया मुंबई का पहला डिसैलिनाइजेशन प्लांट को। जो प्रपोज प्लांट है वो क्या बोल रहा है कि वो 200 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को डेली ये करेगा, डिसैलिनाइज करेगा। इससे क्या होगा, जो मुंबई का प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वाटर को लेकर मंथ ऑफ मई एंड जून को, उसको टैकल करने में काफी हेल्प होगा। स्विच चैलेंज मेथड। BMC is planning to tackle the switch challenge method for the project। जो BMC है वो प्लान कर रहा है कि वो लेगा जो स्विच चैलेंज मेथड था उसी का जैसे में इस प्रोजेक्ट के लिए। अंडर दिस प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड टू अ प्राइवेट प्लेयर ऑन वॉलंटरी प्रपोजल। जो स्विच चैलेंज मेथड था उसमें क्या था, जो प्रोजेक्ट था उसको अवॉर्ड किया जाता था प्राइवेट प्लेयर को वॉलंटरी प्रपोजल के अनुसार। द प्राइवेट फर्म विच हैज फर्स्ट सबमिटेड अ प्रपोजल कैन बी अप्रोच डायरेक्टली फॉर नेगोशिएशन एंड इफ दे डू नॉट एग्री देन अदर बिडर आर कॉल। और जो प्राइवेट फर्म जिसने सबसे पहले सबमिट किया प्रपोजल उसके पास अप्रोच किया जाता था डायरेक्टली नेगोशिएशन के लिए। अगर वो तैयार नहीं होते तब फिर दूसरे बिडर के पास जाया जाता था। यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यूज जो है इस टेक्नोलॉजी का इंडिया पे। This technology has been limited to affluent country in the Middle East and has recently started making inroad in part of United States and Australia। ये जो टेक्नोलॉजी था वो लिमिटेड था सिर्फ एफ्लुएंट कंट्री जो थे मिडिल ईस्ट के वहीं पर, लेकिन रिसेंटली ये क्या हुआ, इनरोड किया यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगा। इन इंडिया तमिलनाडु हैज बीन द पायनियर इन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, सेटिंग अप 2 डिसैलिनाइजेशन प्लांट नियर चेन्नई इन 2010 एंड देन 2013। और इंडिया में तमिलनाडु जो है वो पायनियर है इस टेक्नोलॉजी को लेके। उसने 2 डिसैलिनाइजेशन प्लांट नियर चेन्नई पे सेटअप किया है, एक 2010 पे और दूसरा 2013 पे। गुजरात एंड आंध्र प्रदेश आर आल्सो एक्सप्लोरिंग द आइडियाज। और गुजरात और आंध्र प्रदेश भी एक्सप्लोर कर रहा है आइडियाज को कि वो भी सेटअप करे डिसैलिनाइजेशन प्लांट को। चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग ए डिसैलिनाइजेशन प्लांट। ये जो कॉस्ट है सेट करने का डिसैलिनाइजेशन प्लांट को वो काफी हाई है और इसको रन करना भी काफी महंगा है। द डिस्पोजल ऑफ द बाई प्रोडक्ट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन ऑफ डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस। और जो डिस्पोज करना पड़ता है बाई प्रोडक्ट को जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन होता है डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस है, वो भी काफी कठिन है। इस कारण ये सारे कठिनाइयों का टैकल करना होगा अगर इस प्लांट को सेटअप करना है तो। अब आप देख सकते हैं ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट का इमेज है। ये सी वाटर किस तरीके से आरओ प्लांट में गया, फिर वहां से ब्राइन से होकर कॉन्सेंट्रेशन प्योरिफिकेशन हुआ। इधर आप ये देखिए, ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो कि फ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए गया, वहां से फ्रेश वाटर आया और आरओ प्लांट से ये ब्रैकिश वाटर उधर फ्रेश वाटर आपको मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सी वाटर जो है डिसैलिनाइज होता है फिर फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एएमआर। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप एएमआर के पे तो रिसेंटली यूएन हैज लॉन्च अ ग्लोबल ग्रुप कॉल्ड वन हेल्थ ग्रुप लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन द वेक ऑफ राइटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी हाल ही में यूएन ने लॉन्च किया एक ग्रुप जिसको कि उन्होंने बोला है वन हेल्थ ग्रुप लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो बढ़ रहा था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का केसेस को, उसको देखते हुए इस ग्रुप को लॉन्च किया गया है, वन हेल्थ ग्रुप ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो किसने लॉन्च किया है, तो यूएन ने लॉन्च किया है। क्या किसको, तो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप को, किस चीज के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है किस किस का अगर पूछे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। It is a 20 member group comprised head of state, current and former minister of different countries, leader from the private sector and civil society। ये जो है 20 मेंबर का ग्रुप है जो कि कंप्राइज करता है हेड ऑफ स्टेट, करेंट एंड फॉर्मर मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज के, लीडर प्राइवेट सेक्टर के और सिविल सोसाइटी के। द ग्रुप विल मीट ट्वाइस अ ईयर। इट इज को चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्बाडोस एंड बांग्लादेश। ये जो ग्रुप है वो 2 बार मिलेगा साल में और इसको को चेयर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस एंड बांग्लादेश के द्वारा। The head of FAO, OIE and WHO are ex officio member of the group। और जो हेड है FAO के, OIE एंड WHO के, वो ex officio member है वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप के। The group was created in response to a recommendation from the Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance, just submitted its report to the Secretary General of United Nations in April 2019। ये जो ग्रुप है उसको क्रिएट किया गया था इन रिस्पॉन्स पे कि जो रिकमेंडेशन सबमिट किया गया था इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के द्वारा, उसको देखते हुए इस ग्रुप को क्रिएट किया गया।
जो IACG है उसने कन्वेंट किया था सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को। उसके बाद UN हाई लेवल मीटिंग हुआ AMR को लेकर 2017 पे। की टास्क अंडरटेकन बाय द ग्रुप आर एज फॉलो। जो इंपॉर्टेंट टास्क किया गया है इस ग्रुप के द्वारा वो कुछ इस प्रकार से है। द ग्रुप हैज टू मॉनिटर द ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ग्रुप को का काम क्या है, मॉनिटर करना जो ग्लोबल रिस्पॉन्स होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। इट नीड टू मेंटेन पब्लिक मोमेंटम, प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट ऑन द साइंस एंड एविडेंस रिलेटेड टू AMR टू द UN मेंबर स्टेट। ये जो है वो मेंटेन करेगा पब्लिक मोमेंटम को, प्रोवाइड करेगा रेगुलर रिपोर्ट जो है साइंस और एविडेंस का जो कि रिलेटेड होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है UN मेंबर स्टेट को। इट एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ AMR लेंस इन इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ, डेवलपमेंट, फूड एंड फीड प्रोडक्शन। और ये एडवोकेट कर रहा है कि इंक्लूड किया जाए AMR लेंस को इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डेवलपमेंट, फूड एंड फीड प्रोडक्शन के लिए। इट ऑल्सो पुश फॉर मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट ऑन द इश्यू। और ये पुश कर रहा है कि मल्टी स्टेक होल्डर का इंगेजमेंट होना चाहिए इस इश्यू पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। नाम ही आपको बता रहा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, यानी जिस बॉन्ड का रेट में फ्लक्चुएशन आता रहेगा। FRS बॉन्ड आर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट ऑफर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कम विथ ए लॉक इन पीरियड। जो FRS बॉन्ड है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक लॉक इन पीरियड पे आता है। अनलाइक रेगुलर पे बॉन्ड जेट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हैव ए वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेगुलर बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में क्या होता है, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज लिंक टू अ बेंचमार्क रेट एंड इज रीसेट एट ए रेगुलर इंटरवल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का, उसको लिंक किया जाता है एक बेंचमार्क रेट से और उसको रीसेट किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल पे। The interest rate risk is largely mitigated as this bond will pay higher return when prevailing rate are high। जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो लार्जली कम हो जाता है क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो हायर रिटर्न देता है जब रेट जो है काफी हाई होता है। देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ इनकम व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। और कोई सर्टेनिटी नहीं होता कि फ्यूचर इनकम क्या होगा जब हम इन्वेस्ट करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड पे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है बहुत ज्यादा भी अर्न हो सकता है, कम भी हो सकता है। द बेस्ट टाइम टू बाय फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज व्हेन रेट आर लो एंड आर एक्सपेक्टेड टू राइट। और सबसे सही टाइम है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को खरीदने का कि जब रेट काफी कम हो और एक्सपेक्ट ये किया जाए कि वो राइज होने वाला है। The FRS bond are 100% risk-free investment option as interest payment on these are guaranteed by the government of India। जो FRS bond है वो 100% risk-free investment option है क्योंकि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है इसमें वो गारंटी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। The interest earned on FRB will be taxed, TDS will be deducted on interest payment similar to a fixed deposit। The same can be claimed back while filing income tax return। जो इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा FRB पे उसको टैक्स किया जाएगा, TDS जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के समय पे ही जैसे कि FD पे होता है और उसको क्लेम किया जा सकता है जब हम फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को तब। द मिनिमम अमाउंट दैट अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन INR 1000 and in multiple of INR 1000 thereof and there is no cap on investment that a person can make। तो जो मिनिमम अमाउंट है जो कि कोई पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है वो 1000 इंडियन नेशनल रुपी है और मल्टीपल ऑफ 1000 इंडियन नेशनल रुपी का कोई लिमिटेशन नहीं लगाया है कि कोई पर्सन कितना इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। All residents of India and Hindu undivided family are eligible to invest in FRB। However, a non-resident India cannot invest in the scheme। जितने भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एलिजिबल है, वो इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, लेकिन नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्कीम पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि NRI इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते इस बॉन्ड पे। Recently, Ministry of Finance has provided the information that outstanding balance of Government of India floating rate bond 2020 is repayable at par on December 21, 2020। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2020 का वो रिपेएबल होगा एट पार ऑन December 21, 2020 को। इसरो शुक्रयान जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज शॉर्टलिस्टेड 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल फॉर इट्स प्रपोज वेनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्टलिस्ट किया है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल को जो उसका प्रपोज वेनस ऑर्बिटर मिशन है शुक्रयान उसके लिए। अबाउट शुक्रयान, तो अब हम शुक्रयान के बारे में जाने। द सैटेलाइट इज प्लान टू बी लॉन्च ऑन बोर्ड GSLV Mark 2 रॉकेट। जो सैटेलाइट है शुक्रयान का उसको प्लान किया गया है कि वो लॉन्च किया जाएगा ऑन बोर्ड GSLV Mark 2 रॉकेट के द्वारा। इट इज ए मिशन टू स्टडी वेनस फॉर मोर देन 4 ईयर। ये एक मिशन है स्टडी करने के लिए वेनस को मोर देन 4 ईयर्स के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सरफेस प्रोसेस एंड शैलो सबसरफेस स्ट्रैटिग्राफी एंड सोलर विंड इंटरेक्शन विद वेनेशियन आयोनोस्फीयर
एंड स्टडिंग द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनेमिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो मिशन है वो क्या करेगा, तो इन्वेस्टिगेट करेगा जो सरफेस प्रोसेसर है उसके बारे में जानेगा, सेलो सब सरफेस स्ट्रेटिग्राफी के बारे में, सोलर विंड इंटरेक्शन कैसा है वेनुसियन आयोनोस्फेयर पे, स्टडी करेगा उसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, और जो डायनेमिक है एटमॉस्फेयर का इसके बारे में पता लगाएगा। द प्रपोज ऑर्बिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 500 into 60,000 किलोमीटर अराउंड Venus. This orbit is likely to be reduced gradually over several months for a lower अपॉन पैसेज। जो प्रपोज ऑर्बिटर है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अराउंड 500 into 60,000 किलोमीटर अराउंड वेनस करेगा। ये जो है वो कम हो जाएगा ग्रेजुअली सेवरल मंथ टू ए लोअर एपोप्सिस फार्थेस्ट पॉइंट के टाइम पे। वाई वेनस, वेनस को क्यों सिलेक्ट किया गया प्रोजेक्ट के लिए, तो वेनस इज ऑफन डिस्क्राइब एज ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज इन साइज, मास, डेंसिटी, बल्क, कंपोजिशन एंड ग्रेविटी। वेनस जो उसको ऑफन कहा जाता है ट्विन सिस्टर भी अर्थ का, क्योंकि काफी सिमिलरिटीज है वेनस और अर्थ के साइज में, मास में, डेंसिटी पे, बल्क, कंपोजिशन पे एंड ग्रेविटी पे। तो पूछ सकता है कि अर्थ के ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है। Then it is believed that both planets share a common origin, formation at the same time out of a condensing nebulosity around 4.5 million year ago। और ये बिलीव किया जाता है कि दोनों ही प्लेनेट अर्थ और वेनस जो है वो सेम कॉमन ओरिजिन के हैं, वो उसी समय पे बने थे कॉन्डेंसिंग नेबुलोसिटी अराउंड 4.5 ईयर अगो। Venus is around 30% closer to Sun compared to Earth, resulting in much higher solar flux। और Venus जो है वो 30% क्लोजर है सन के एज कम्पेयर तो अगर हम अर्थ के करें तो रिजल्ट करता है ज्यादा सोलर इन्फ्लक्स होता है वेनस पे। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन स्टडी ऑफ वेनस इज कंसिडर इंपॉर्टेंट। और ये सारे रीजन के कारण स्टडी करना वेनस का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी कारण शुक्रियान मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज E5 प्रोब। तो हम चेंज E5 प्रोब के बारे में जानेंगे। द चेंज E5 प्रोब नेम आफ्टर द मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस एम टू शॉवेल अप लूनर रॉक्स एंड सॉइल टू हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट द मून ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन इट्स सरफेस। जो चेंज E5 प्रोब है उसका नाम रखा गया मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस के नाम पे। इसका मकसद है कि सोलर अप करे लूनर रॉक्स को, सॉइल को, ताकि वो मदद करे साइंटिस्ट को समझने में मून के ओरिजिन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है उसके सरफेस में। द गोल ऑफ द मिशन इज टू लैंड इन द मून रूमकर रीजन ऑफ द मून वेयर इट विल ऑपरेट फॉर 1 लूनर डे विच इज 2 वीक लॉन्ग। गोल क्या है चेंज E5 प्रोब का कि वो लैंड करे मून के रूमकर रीजन पे और वहां पे वो ऑपरेट करे 1 लूनर डे जो कि अप्रॉक्स 2 वीक लॉन्ग होगा। It will collect 2 kg of surface material from a previously unexplored area known as Oceanus Procellarum or Ocean of Storm which consists of vast lava plain। ये जो चेंज E5 प्रोब है वो कलेक्ट करेगा 2 kg सरफेस मटेरियल प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड एरिया से, जिसको कि हम ओशियन प्रोसेलेरम व ओशियन ऑफ स्टॉर्म भी कहते हैं, जो कि वास्ट लावा प्लेन है। द ओरिजिनल मिशन प्लान फॉर 2017 वाज डिलेड ड्यू टू एन इंजन फेलियर इन चाइना लॉन्ग मार्क 5 रॉकेट। ये जो प्लान था वो 2017 में ही लॉन्च करने का था, लेकिन ये डिले हो गया था इंजन फेलियर के कारण चाइना के लॉन्ग मार्क 5 लॉन्च रॉकेट का। If successful, China will be only third country to have retrieved sample from the moon following US and Soviet Union in 1960 and 1970। और अगर सक्सेस हो जाता है चाइना तो चाइना तीसरा कंट्री बन जाएगा जो कि सैंपल लेके आएगा वापस मून से यूएस और सोवियत यूनियन के बाद। वाई इन न्यूज में क्यों आया? चाइना इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी नेशन टू रिट्रीव सैंपल फ्रॉम द मून इन 4 डिकेड। चाइना जो प्रिपेयर कर रहा है कि लॉन्च करेगा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट ताकि वो ब्रिंग बैक ला सके लूनर रॉक को। ये पहला अटेम्प्ट है किसी भी नेशन के द्वारा कि वो रिट्राइव करे वापस सैंपल को मून का अर्थ पर लेके आए इस 4 डिकेड के दौरान। सिग्निफिकेंस क्या है इसका इंपॉर्टेंट? एज पर द लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट, रॉक फाउंड ऑन द मून आर ओल्डर देन एनी दैट हैव बीन फाउंड ऑन अर्थ एंड देयरफॉर दे आर वैल्यूएबल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ एंड मून शेयर हिस्ट्री। जो लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार जो रॉक पाए जाते हैं मून पर वो ओल्डर है अर्थ से, इस कारण क्या वो काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम लोग को बताएंगे अर्थ एंड मून जो शेयर कर रहा है कॉमन हिस्ट्री उसके बारे में। लूनर सैंपल कैन हेल्प टू अनरेवल सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लूनर साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी इंक्लूडिंग द मून एज, इस फॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जियोलॉजिक फीचर। और जो लूनर सैंपल वहां से वापस लाया जाएगा वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देगा लूनर साइंस को लेकर, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मून के एज के बारे में बताएगा, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिमिलैरिटीज क्या डिफरेंट है अर्थ एंड मून के जियोलॉजिकल फीचर्स में, ये सब हमको पता लगाने में मदद मिलेगा। For instance, the shape, size, arrangement, composition of individual grains and crystal in a rock can tell scientists about the history, while the radioactive clock can tell them the rock age। For instance, हम देख सकते हैं कि जो शेप होगा, साइज होगा, अरेंजमेंट होगा, कंपोजिशन होगा इंडिविजुअल ग्रेन्स का, क्रिस्टल का, रॉक का, वो साइंटिस्ट को बताएगा हिस्ट्री के बारे में उसका। और जो रेडियो एक्टिव क्लॉक है वो बताएगा कि उसका रॉक का एज कितना है मून के।
Further, tiny cracks in rock can tell about the radiation history of the sun in the last 1 lakh year. और जो क्रैक होगा रॉक पे वो बताएगा हमको कि जो रेडिएशन हिस्ट्री है सन का लास्ट 1 लाख ईयर पर, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पांगरा विलेज। तो पांगरा विलेज के बारे में हम जानेंगे। इट इज ए न्यू विलेज बॉर्डर विलेज बिल्ड बाय चाइना। ये एक न्यू बॉर्डर विलेज है जिसको कि बिल्ड किया गया है चाइना के द्वारा। तो पूछ सकता है किसने बिल्ड किया इस विलेज को, वह कहाँ पे है। तो ये एक नया बॉर्डर विलेज है जिसको कि बिल्ड किया गया है चाइना के द्वारा, पांगरा विलेज। द विलेज इज लोकेटेड ऑन द टेरिटरी डिस्प्यूटेड बाय चाइना एंड भूटान। ये जो विलेज है वो लोकेटेड है टेरिटरी पे जो कि डिस्प्यूटेड है चाइना एंड भूटान के द्वारा। द एरिया इज ईस्ट ऑफ द इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन ऑन डोकलाम प्लेटू। द साइट ऑफ a 22 डे स्टैंड अप इन 2017। ये जो एरिया है वो ईस्ट में है इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन के डोकलाम प्लेटू के। ये जो साइट था वहां पे 72 डे का स्टैंड अप 2017 में पहले ही हो चुका है। प्रीवियस इंस्टेंस क्या था, इन जुलाई दिस ईयर बीजिंग सेड शाक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन ईस्टर्न भूटान बिलोंग टू चाइना। और इसी साल जुलाई में बीजिंग ने यह भी कहा कि जो शाक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सिचुएटेड है ईस्टर्न भूटान पे, कि वो चाइना का बिलोंग करता है, चाइना को बिलोंग करता है। आई मीन the claim was made at the 58th meeting of Global Environment Facility Council, where China tried to oppose funding to a project for Shakteng Wildlife Sanctuary situated in Bhutan, saying that it was disputed territory. ये जो क्लेम था वो किया गया था 58 मीटिंग में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल का, जहां पर चाइना जो था वो अपोज कर रहा था फंडिंग को, प्रोजेक्ट को, शाक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, क्योंकि उसका मानना था कि ये जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और भूटान के बीच में। What happened at डोकलाम, जब डोकलाम इंसिडेंट हुआ था 2017 में, उसमें क्या हुआ था, इन डोकलाम द फेस ऑफ हैड टेकन प्लेस ओवर टेरिटरी बिलोंगिंग टू भूटान विच हैज अ बॉर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद इंडिया। डोकलाम में जो फेस ऑफ था वो बॉर्डर टेरिटरी को लेकर हुआ था भूटान का, और क्या है, इंडिया और भूटान के बीच में बॉर्डर एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। द चाइनीज वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी कॉल्ड डोकलाम टू कम क्लोजर टू व्हाट इज नोन एज चिकन नेक ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ इंडिया दैट कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ कंट्री। चाइना चाहता था कि वो कंट्रोल कर ले डोकलाम टेरिटरी को ताकि वो काफी क्लोजर आ जाए चिकन नेक टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इंडिया के, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ द कंट्री से। हाउ इट केम टू एन इन, जो डोकलाम स्टैंड अप हुआ था वो किस तरीके से समाप्त हुआ था। इट वाज प्रैक्टिकली एन आईबॉल टू आईबॉल स्टैंड अप विच इंडेड टू व्यू ऑफ चाइना होस्टिंग ब्रिक्स एंड इंडिया रिफ्यूजिंग टू बैक डाउन एंड अ पॉसिबल बॉयकॉट ऑफ द समिट। दिस स्टैंड अप इंडेड विद डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस। ये जो था प्रैक्टिकली एक आईबॉल टू आईबॉल स्टैंड अप था, जो कि एंड किस तरीके से हुआ कि चाइना जो होस्ट कर था ब्रिक्स समिट उसको इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था और पॉसिबली बॉयकॉट ही कर दिया था समिट को। और ये जो स्टैंड अप था उसमें डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस करना पड़ा था। 15 G20 समिट, इट वाज कन्वेंटेड बाय सऊदी अरेबिया इन ए वर्चुअल फॉर्मेट। जो 15 G20 समिट था उसको कन्वेंट किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा वर्चुअल फॉर्मेट में। द समिट वुड कल्मिनेट द एडॉप्शन ऑफ लीडर डिक्लेरेशन एंड विद सऊदी अरेबिया पासिंग ऑन द प्रेसिडेंसी टू इटली। ये जो समिट था वो कल्मिनेट किया एडॉप्शन जो लीडर डिक्लेरेशन था उसको, और सऊदी अरेबिया इसी समिट में पास कर दिया प्रेसिडेंसी इटली को। इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट इंडिया विल होस्ट द समिट इन 2023 अ ईयर लेटर देन दैट वाज डिसाइडेड अर्लियर। और ये अनाउंस किया गया कि इंडिया होस्ट करेगा समिट को 2023 पे, अ ईयर लेटर, जो कि पहले अनाउंस किया गया था उसके बाद। तो इंडिया जो है कब होस्ट करेगा G20 समिट को, 2023 पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। India was earlier stated to host the summit in 2022 with Osaka declaration of G20, stating last year that we look forward to meeting again in Saudi Arabia in 2020, Italy in 2021 and India in 2022. इंडिया जो था अर्लियर बोला गया था कि इंडिया होस्ट करेगा समिट को 2022 पे ओसाका डिक्लेरेशन में G20 का लास्ट ईयर जो हुआ था, जिसमें बोला गया था कि वी लुक फॉरवर्ड मीटिंग अगेन कि सऊदी अरेबिया में 2020 पे होगा, इटली पे 2021 पे और इंडिया पे 2022 पे। तो उसको शिफ्ट करके इंडिया 2023 पे होस्ट करेगा। G20 न्यू ग्लोबल इंडेक्स, G20 के न्यू ग्लोबल इंडेक्स के बारे में हम जान लें। रिसेंटली इंडिया कॉल फॉर ए न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड एट द G20 नेशनल समिट हेल्ड वर्चुअली। अभी हाल ही में इंडिया ने न्यू ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बोला पोस्ट कोरोना वर्ल्ड को देखते हुए G20 के नेशनल समिट में, जो भी हाल ही में हुआ। न्यू ग्लोबल इंडेक्स विल बी बेस्ड ऑन 4 पिलर। जो न्यू ग्लोबल इंडेक्स होगा वो 4 पिलर पे बेस्ड है। वो 4 पिलर कौन कौन से है? टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टीशिप टुवर्ड द प्लेनेट। ठीक है, तब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टैलेंट। द फोकस मस्ट शिफ्ट टू मल्टी स्किलिंग एंड री स्किलिंग फ्रॉम कैपिटल एंड फाइनेंस एंड टू क्रिएट वास्ट ह्यूमन टैलेंट पूल। जो फोकस होगा उसमें शिफ्ट किया जा रहा है मल्टी स्किलिंग से री स्किलिंग की तरफ, फ्रॉम कैपिटल से फाइनेंस की तरफ, ताकि हम क्रिएट कर सके एक वास्ट ह्यूमन टैलेंट पूल को। टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजी रीचेज ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड वैल्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी मेजर्ड बाय द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। हम ये इंश्योर करें कि जो टेक्नोलॉजी का रीच है हर एक सेगमेंट को पहुंचाया जा सके सोसाइटी को, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेके। और जो वैल्यू होगा न्यू टेक्नोलॉजी का वो मेजर किया जाएगा कि वो कितना ज्यादा बेनिफिट कर रहा है ह्यूमैनिटी का।
transparency. Reforms such as right to information and ease of doing business promote transparency in governance in India. और जो रिपोर्ट है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ये प्रमोट करा है जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में इंडिया का. ट्रस्टीशिप टुवर्ड द प्लेनेट, जो ट्रस्टीशिप है प्लेनेट को लेके. द वर्ल्ड शुड डील विद द एनवायरमेंट एंड नेचर एज ट्रस्टी रेदर देन ओनर विच वुड इंस्पायर अस टुवर्ड अ होलिस्टिक एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल. और वर्ल्ड को डील करना है एनवायरमेंट और नेचर के साथ एक ट्रस्टी के रूप में, ना कि ओनर बन के. और ये इंस्पायर करेगा हमको कि हम होलिस्टिक और हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए. G20, अब हम G20 के बारे में जानेंगे. इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. G20 जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन का, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के. द मेंबरशिप कंप्राइजेज ऑफ मिक्स ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी रिप्रेजेंटिंग अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. जो मेंबरशिप है G20 का वो कंप्राइज करता है, उसमें मिक्स है वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमी का, जिसमें 2/3 है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, 85% है ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का और 75% ग्लोबल ट्रेड का. द वर्क ऑफ G20 इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक. जो वर्क है G20 का उसको 2 ट्रैक में डिवाइड किया गया है, फाइनेंस ट्रैक एंड शर्पा ट्रैक. फाइनेंस ट्रैक, द फाइनेंस ट्रैक कंप्राइज ऑल मीटिंग विद G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड देयर deputies meeting several times throughout the year. They focus on monetary and fiscal issue, financing regulation etc. जो फाइनेंस ट्रैक है वो कंप्राइज करता है सारे मीटिंग को G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का, और उनका जो डिप्यूटीज होते हैं मीट करते हैं बहुत टाइम पूरे साल पे, ताकि वो फोकस कर सके मॉनेटरी और फिजिकल इश्यू को लेकर और फाइनेंसिंग रेगुलेशन को लेकर. द शर्पा ट्रैक फोकस ऑन ब्रॉडर इश्यूज सच एज पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी एक्सेट्रा. और जो शर्पा ट्रैक है वो फोकस करता है ब्रॉडर इश्यू पे, जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन हो गया, डेवलपमेंट, एनर्जी हो गया एक्सेट्रा. G20 मेंबर, हम G20 के मेंबर के बारे में जान ले. द मेंबर ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोपियन यूनियन. तो जो G20 के मेंबर है अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन. G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करता है एनुअली अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है कि रीजनल बैलेंस बना रहे. सिलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंसी जो 19 कंट्रीज है उसको डिवाइड किया गया 5 ग्रुप में, और इस हर एक जो है नॉट मोर देन 4 कंट्रीज है हर एक ग्रुप में. जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करता है हर एक ग्रुप के बीच में. एवरी ईयर द G20 सिलेक्ट ए कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट, और हर एक साल G20 जो है वो सिलेक्ट करता है कंट्री को अनदर ग्रुप से प्रेसिडेंट के लिए. G20 does not have a permanent secretariat और हेडक्वार्टर, और G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट व हेडक्वार्टर नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं G20 के कंट्रीज को, तो G7, G8, G20, इससे आपको सारे कंट्रीज मेमोराइज करने में काफी आसानी हो जाएगी. तो हम समझते हैं G7 की कंट्रीज कौन कौन सी है. तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान. तो G7 कंट्री आप याद कर लिए कि जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस है, इटली है, जापान है. G8 में रशिया एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आसानी से याद हो जाएगा G7 + 1 में रशिया. और G20 में क्या है, तो G7 + 13 कंट्री. तो G8 के लिए 1 रशिया, और जो एक्स्ट्रा 13 कंट्रीज से आपके वो कौन कौन से हैं, तो अब वो देख लेंगे. एक रशिया हो गया, और बाकी जो बचे 12 कंट्रीज, तो तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका. तो अब आप आसानी से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि G20 में जो कंट्रीज है, तो G8 + 12 कंट्रीज व G7 + 13 मोर कंट्रीज. तो G7 के मेंबर कौन कौन है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान. G8 के रशिया, और जो G20 जो बचा कंट्रीज है, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन. अब ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसको हम ब्रीफली समझ ले, बुलेट पॉइंट को जान ले. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट. इसमें हम लोगों ने जाना कि व्हेन इट वाज इनेक्टेड, पर्पज क्या था इस एक्ट का, एक्ट के बारे में जाना, न्यूज में क्यों आया, इसके बैकग्राउंड को समझा, और इसको क्यों स्क्रैप कर लिया गया. देन हम लोगों ने किया डिसैलिनाइजेशन प्लांट. इसमें हम लोगों ने जाना व्हाट इज डिसैलिनाइजेशन प्लांट, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी, प्रोसेस क्या है, न्यूज में क्यों आया, स्विच चैलेंज मेथड, यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट.
देन हम लोगों ने किया वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन EMR। इसमें हम लोगों ने देखा कि किसने लॉन्च किया इसको, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसके बीच में, इसके रिगार्डिंग फैक्ट को जाना, जो की टास्क इसके अंदर किया जा रहा है उसको समझा। देन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसमें हम लोगों ने जाना हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को और इसको क्या है ये। उसके बाद हम लोगों ने किया इसरो शुक्रयान, तो ये न्यूज में क्यों आया, शुक्रयान के बारे में जाना और वेनस को क्यों सिलेक्ट किया। देन हम लोगों ने किया चेंज E5 प्रोब, इसमें हम लोगों ने फैक्ट जाना रिगार्डिंग इट, उसके बाद कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, न्यूज में क्यों आया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देन हम लोगों ने पांगरा विलेज देखा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इस विलेज को किसने बिल्ड किया है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, फिर जो प्रीवियस इंस्टेंस हुआ था डोकलाम में क्या हुआ था और वो किस तरीके से एंड किया था। और लास्ट टॉपिक था हमारा 15 G20 समिट, इसमें हम लोगों ने देखा कि किसने इसको कन्वेंट किया है, व्हेन विल इंडिया होस्ट दिस समिट, फिर G20 के न्यू ग्लोबल इंडेक्स के बारे में जाना, G20 के बारे में पूरा डिटेल समझा, G20 के मेंबर्स कंट्रीज के बारे में समझा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.